अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी, हमने कहा कि आपको शाम को ही पेश कर दी जाएँ, क्योंकि जो रात को हम व्लॉग करते हैं वो ज़रा तफ़सीली होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हमने कहा कि जो आज की डेवलपमेंट्स और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, आज सुबह से लेकर अभी तक जो हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान और बुश बीबी के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। कुछ एक 2 नई कानून साज़ियाँ हुई हैं, और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है, तो ये आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे रेगुलर देखने वाले हैं तो ज़रा लाइक का बटन स्टार्ट में दबा दें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा व्लॉग सुन लें, उसके बाद फिर आप उसको लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी अहम शमूलियत हुई है, और वो शमूलियत हुई है बाजोड़ से रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब की। अच्छा, मुबारक ज़ेब जो हैं वो उन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार की मुस्लिम लीग नून में, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है अमीर मकाम साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनके साथ। और अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग नून सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, तो उनके साथ बैठ के उन्होंने अपनी शमूलियत का ऐलान किया है। और जैसा कि होता है कि फिर अमीर मकाम साहब ने भी उनको खुश आमदीद का। अच्छा, मुबारक ज़ेब साहब के बारे में ना बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें की जाती हैं कि जी ये इमरान खान के उम्मीदवार थे, या उनके वोट से लेके जीते थे, या जनाब ये पीटीआई के थे तो ये लोटे हो गए। ऐसा कोई मामला नहीं है जी। इनके भाई जो थे वो पीटीआई के थे, और उन्होंने पीटीआई के लिए टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया था, बल्कि उनके मुकाबले में एक और उम्मीदवार थे, उनकी हमायत की थी। और उसके बाद फिर वो दौरान इंतखाबी मुहिम इनके भाई को कत्ल कर दिया गया था, और उसके ऊपर भी जो है मुबैना तौर पर इल्ज़ामात जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी लगाए गए। एक बड़ी नेचुरल सी बात होती है कि मुखालिफ उम्मीदवार भी तो इल्ज़ाम लग ही जाता है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे इलेक्शन रोक दिया गया, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, तो फिर जो मुबारक ज़ेब जब साहब इलेक्शन लड़े, उनके छोटे भाई जो पहले कत्ल हो गए थे, उनके ये छोटे भाई हैं मुबारक ज़ेब साहब, तो इनके मुकाबले में भी पीटीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। तो ये फिर इसके बावजूद भी जीत गए थे। तो अब जब ये जीत गए थे, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि शिकस्त का कोई वाली वारिस नहीं होता, जीत के जो नहीं वो हज़ार बाप में बन जाते हैं। बाद में वो पीटीआई वाले जफ्फियाँ डालते रहे इनको कि जी तुम हमारे हो, हमारे हो। लेकिन ये ना तो पीटीआई के वोट लेकर आए थे, बल्कि आज़ाद जीते थे, बल्कि इनके मुकाबले में पीटीआई का उम्मीदवार भी थे, और इनके भाई जो कत्ल हो गए थे उनके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार मौजूद थे। तो ये मैंने कहा एक चीज़ आपको बता दूँ, तो ये एक सिलसिला है। अभी आइंदा 4-5 लोग मज़ीद भी हैं, वो भी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और उसके बाद ऐसी खबरें हैं कि एक फारूक ब्लॉक भी बन रहा है, और फारूक ब्लॉक को की क़यादत जो है वो पंजाब से होगी, और वो अभी उसमें अभी डेवलपमेंट में कुछ थोड़ा सा वक्त बाकी है। ये तो होगी पॉलिटिकल साइड। एक और जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट कानून साजी हुई है, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जो है वो क्रिमिनल लॉ में एक तरमीमी बिल जो है वो मंजूर किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट तरमीमी बिल है। ये बिल पेश किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह साहब ने। अफनान उल्लाह साहब जो मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं, उनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया है। और ये बिल जो है वो उसमें जो सहूनियत की तबलीग है, यानी कि यहूदियत की तबलीग, और उनकी जो अलामात की नुमाइश है, उनकी मसलन कोई लोगो है, या उनका कोई झंडा है, या इस तरह की चीज़ें, या उनकी मजहबी चीज़ें, उनकी नुमाइश पर सज़ा का बिल जो है वो मंजूर किया गया है। और ये जो तरमीमी बिल है क्रिमिनल लॉ का, इस बिल के मुताबिक दानिस्ता तबलीग पर 3 साल कैद और 40,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। ये पाकिस्तान में जो यहूदीज़म है या सहूनियत है, उस वाले से बहुत अहम बिल है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा यह मसला तो नहीं है, लेकिन माज़ी करीब में कोई 3-4 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इंडिविजुअल लोगों ने इस किस्म की कुछ हरकतें की थी, और उसके बाद जो है ये अब बिल लाया गया। अब ये सेनेट से बिल कायमा कमेटी से पास हो गया, अब ये सेनेट में ऐवान से पास होगा, फिर कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगा। तो अक्सरियत तो उनके पास है हुकूमत की, तो ये बिल आप ये समझ लें कि कानून बन ही गया, ना बस नाफिज़ुल अमल ही होना बाकी है, या नोटिफिकेशन ही होना, या ज़ाब्ते की कार्रवाई बाकी है। अच्छा जी, तीसरी खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन ये खबर सुप्रीम कोर्ट से नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। ये खबर नोटिफिकेशन एक जारी किया गया, जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से। इस नोटिफिकेशन के तहत जनाब पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं,
ان کی جناب جو کہتے ہیں پیکج میں اضافہ کیا گیا ہے، ہاؤس رینٹ کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے، اور جوڈیشل الاؤنس کی مد میں اضافہ کیا گیا، اور یہ اضافہ کو معمولی اضافہ نہیں کیا گیا، کئی گنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، یعنی کئی 100%۔ مثلاً میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اس نوٹیفکیشن کے مطابق ہاؤس رینٹ کی مد میں 68,000 روپے جو ان کو ہاؤس رینٹ ملتا تھا اس کو بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کو آئندہ سے ہاؤس رینٹ کی مد میں 3,50,000 روپے ماہانہ ملیں گے، اور جبکہ جو ان کا جوڈیشل الاؤنس ہے وہ جو کہ پہلے ان کا 3,42,000 روپے تھا اس کو بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں الاؤنسز ہیں، یہ کل تنخواہ نہیں ہے، کل تنخواہیں اور دیگر جو مرات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ ملک میں آصف زرداری صاحب موجود نہیں ہیں، وہ گئے تھے تھوڑے سے دنوں کے لیے تھے دبئی میں، لیکن وہاں پہ ان کے پاؤں کا فریکچر ہو گیا، تو اب وہ تھوڑا سا لمبا وہاں پر رہیں گے۔ تو قائم مقام صدر مملکت ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب، تو قائم مقام صدر مملکت نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی طرف سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات بڑی کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ 145ویں نمبر پہ ہے یا 147ویں نمبر پہ۔ اچھا، ایک یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ 145ویں نمبر پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 203 ممالک میں سے 145ویں نمبر پہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمبر کے اوپر بھی 2-3 ممالک آ رہے ہوتے ہیں، مثلا فرض کریں چوتھے نمبر پہ 3 ممالک کی جوڈیشری آ رہی ہے جن کے پوائنٹس برابر ہوں گے، جو بھی انہوں نے فارمولہ رکھا ہے، تو اس حساب سے ٹوٹل جو ہیں وہ ہیں ہی 145 نمبر۔ تو وہ پاکستان پہلے میرے خیال 137 138 نمبر پہ ہے، وہ بھی یار لوگ کہتے ہیں کہ جی غلطی سے ہی ہے، مطلب 145 پہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن میں بالکل بھی جج صاحبان کو مراعات اور ان کو الاؤنسز دینے کے خلاف نہیں ہوں۔ میرے خیال میں کسی بھی جج کو مراعات اور الاؤنس ملنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ملنے چاہیے۔ وہ قانون اور انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے، انصاف کی کرسی بیٹھا ہے، جس نے قانون کے مطابق چلانا ہے معاملات کو۔ تو وہاں پہ ایک جج جتنا آسودہ حال ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ اگر اس کی زندگی میں اس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، یا اس کے جو سہولیات ہی پوری نہیں ہوتی، تو وہ تو کیا کرے گا؟ کرپشن کا راستہ تو کھلے گا۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ یہاں پہ جو کرپشن والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ وہاں پہ آپ ان کی کروڑ روپیہ الاؤنس کر دیں، تب بھی انہوں نے جن اربوں کی ٹرکوں والا کام آپ نے سنی ہوئی آڈیوز وہ چلتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ معمولی چیز ہے۔ لیکن جو میرٹ پر چلنے والے لوگ ہیں، حق حلال پہ چلنے والے جج صاحبان ہیں، ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ اس میں ایک ہوا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو الاؤنسز ہیں یہ صرف سپریم کورٹ کے نہیں بڑھے ہیں، یہ گزشتہ روز وفاقی حکومت کے حکم پر تمام جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے بھی بڑھائے گئے تھے الاؤنسز، اور آج جو ہے پھر سپریم کورٹ کے ججز کے الاؤنسز بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج بہت زیادہ اہم کیس تھا، اور وہ کیس تھا جناب عمران خان و بشریٰ بی بی کی برریت کی درخواستوں کا، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جو کہ اس وقت ٹرائل جاری ہے ان کا احتساب عدالت اسلام آباد میں، لیکن وہ جیل میں لگتی ہے عدالت، اور وہاں پر جو ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا کہ وہ سن لیں کیس کو، لیکن فیصلہ نہ کریں ہائی کورٹ کے فیصلے تک۔ تو آج سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ وہ جو حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا فیصلہ کرنے سے روکنے کا، وہ ختم کر دیا گیا، لیکن مشروط کیا گیا ہے۔ وہ مشروط کیسے کیا گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، ہوا یہ ہے کہ جی آج اس کیس کی سماعت ہوئی، اور دونوں میاں بیوی کی برریت کی درخواستوں کی، اور جو عدالت میں جو ان کے وکیل تھے ظہیر عباس صاحب وہ پیش ہوئے، اور ساتھ بہت سارے وکیل تھے، تو جج صاحب نے ہدایت کی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کی سماعت کار تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اس بینچ کے سربراہ تھے، ڈویژن بینچ یہ کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہاں پہ یہ سماعت ہوئی تو اس کے بیچ میں کافی سارے وکلاء روسٹم پہ کھڑے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں سیاسی وکیل بہت سارے ہوتے ہیں، کیس تو بیچارے ایک دو دن لڑنا ہوتا ہے، تو وہ پھر جج صاحب نے حکم دیا کہ جناب جتنے غیر متعلقہ وکیل ہیں جنہوں نے آرگومنٹ میں حصہ نہیں لینا، وہ اپنے نشستوں پہ تشریف رکھیں اور ڈائس چھوڑ دیں۔ تو باقی لوگ ڈائس چھوڑ کے، جو ظہیر عباس تھے ایڈوکیٹ وہ موجود رہے، انہوں نے جناب اپنا کیس کو آرگیو کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ ابھی ہمارا کیس جو ہے وہ زیر التوا ہے۔ 27 فروری کو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی، اور انہوں نے بتایا کہ اس کیس کے اندر اور بھی دیگر ملزمان بھی ہیں، زلفی بخاری بھی ہیں، اس میں مرزا شہزاد اکبر بھی ہیں، ملک ریاض بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں، بلکہ وہ تو اشتہاری بھی ہو چکے ہیں۔ تو صرف ان دو کے خلاف کیس جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارا ٹرسٹ کا کیس ہے، اور جو
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा और उनसे पूछा कि जनाब ये जो ट्रस्ट का केस है वो तो अभी मौजूद नहीं है, और ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से तो वो इसको रजिस्टर ही नहीं कर रहे एज ए ट्रस्ट। तो इस पर ज़हीर अब्बास ने कहा कि जी उस हवाले से हमारा केस जो है वो पेंडिंग है। यहाँ पर जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर ने एक इंतहाई अहम नुकता उठाया, जो आमतौर पर ख़बरों के बीच में दब जाता है एक्सक्यूज़ मी। वो ये है कि वो ये तो कह रहे हैं इमरान खान के वकील के जी हमने तो अप्लाई किया हुआ है ट्रस्ट के लिए, लेकिन वो अभी रुका हुआ है, वो कानूनी रुकावट है, वरना हमने तो ट्रस्ट बनाया हुआ है। खैर जब तक कानूनी रुकावट नहीं दूर होती उस वक्त तो वो ट्रस्ट कानूनी तौर पे तो नहीं है, लेकिन चलें हम मान भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अमजद परवेज़ थे नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि जब ये ट्रांजेक्शन हुई और जब ये ज़मीन मुंतकिल की गई, उस मुंतकिली के वक्त अलकादर ट्रस्ट का कोई वजूद ही नहीं था, यानी कि कोई वजूद था ही नहीं। ये तो बाद में उन्होंने सोचा होगा ना कि यार कोई ट्रस्ट बना लेते हैं ताकि ज़रा ब्लैक मनी वाइट हो जाती है, उस तरीके से बुनियादी तौर पे तो इसी तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये ज़मीन ट्रांसफ़र की गई मलिक रियाज की तरफ से इन लोगों को, मुलजमान को, तो उस वक्त इस ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था, ना ही कोई दरख्वास्त थी, ना ही इसका कोई वजूद था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और यही पॉइंट जो है इस केस को साबित भी करेगा आगे चल के। तो बहरहाल फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने जो वकील ज़हीर अब्बास को चार्ज पढ़ने को कहा, उन्होंने चार्ज पढ़ा, वो मुख्तलिफ उन्होंने क्वेश्चनिंग की उनके साथ। और फिर ये जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उनका जी ज़हीर अब्बास जो वकील थे इमरान खान के, उनको कहा कि आपका ग्राउंड ये है कि इनका ज़ाती मफाद साबित नहीं होता, इसलिए बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर की जाएँ, और मेरिट पर एहतसाब अदालत ने फ़ैसले की वजूहात नहीं दी और फैसले की फाइंडिंग नहीं आई, इस वजह से आपने किया। उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल यही हमारा मौक़िफ़ है। जिस पर जो है फिर वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है हम तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करेंगे, लेकिन ये बेहतर है कि ये दरख्वास्तें जो हैं ये दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को रेफ़र कर दी जाएँ। जिस पर जो है वो उन्होंने जो हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा था फ़ैसला 190 मिलियन पाउंड का देने के ख़िलाफ़, वो हुक्म इम्तनाई उन्होंने ख़त्म किया और ये हदायत जारी की ट्रायल कोर्ट के कि ये दरख्वास्तें हम आपको दोबारा भेज रहे हैं, इनको दोबारा सुन के पहले इन पर फैसला करें और उसके बाद आप आगे जो है वो ट्रायल वाला अपना जो है फैसला वो बेशक करें। अच्छा, अब ये दोबारा ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्तें चली गई। आम तौर पे होता ये है कि जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं उनमें इस स्टेज पे, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि इस स्टेज पे बरीयत की दरख्वास्तें एंटरटेन नहीं होती। जब अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तो उससे पहले आती हैं कि जी ठीक है मवाद नहीं है, वक्त ज़ाया होगा। अब चार्ज फ्रेम हो चुका, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी, नकूल तकसीम हो चुकी, मतलब 35 की 34 गवाह इस्तग़ासा के हो चुके, उन पे जरा हो चुकी। अब तो 342 के बयान होना और फाइनल आर्गूमेंट और केस ख़त्म, मतलब बरी हो या सज़ा हो जो भी हो। इस स्टेज पे अमूमन अदालतों की ये प्रैक्टिस रही है कि वो बरीयत की दरख्वास्तें एंटरटेन नहीं करती, या अगर आ भी जाएँ तो कहते हैं अच्छा जी ठीक है ये दरख्वास्तें जो नहीं है इसका फ़ैसला हम जो है वो मेन केस के साथ सुनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फेवर दी है इमरान खान और बुशरा बीबी को, वो ये दी है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हालांकि वो बिल्कुल एंड पे केस, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उनके साथ सुना दें, उन्होंने ये कहा कि नहीं जी पहले इन पे आप अलग से दोबारा इनको सुने और दोबारा से फैसला दे दें। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर जो पहले अदालत के फैसले में अगर कोई खामी थी या वो समझते हैं कि फाइंडिंग पूरी नहीं दी गई थी, अब वो खामी दूर करके आर्डर आ जाएगा, फ़र्क तो सिर्फ इतना ही पड़ेगा। तो ये वो केस है जी जो कि एक जिसे कहते हैं इसके शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब आए हुए हैं और बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको टाला जाए, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके, जैसे अभी दरख्वास्त आ गई फिर दोबारा जाएगा, मेन फैसला टल जाएगा, एक गवाह के ऊपर जिरा के ऊपर 37 मरतबा समाअतें मुलतवी हुई। तो ये सारी डिलेइंग टैक्टिस है। लेकिन अब मामला ये है कि डिले किस लिए? मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान को डिले करने से अब कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, सिवाय इसके कि सज़ा लेट हो जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान वो कोई, उनका ये ख्याल था कि जी कोई वो ट्रंप उनको निकलवा लेगा, कोई या कोई मतलब काला भून उनको निकलवा लेगा तो ये केस उधर ही पड़े रह जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये केस ऐसा है जिसको फेस भी करना पड़ेगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी या फिर सज़ा कबूल करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।